नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार उज्ज्वल क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो मैं ऐसा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो मैं आज इस वीडियो में एक बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर के आया हूं जिसका नाम है न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और न्यूक्लिक एसिड में ही आता है डीएनए और आरएनए। और जितने भी बच्चे पढ़ते हैं इस दोनों शब्द का जिक्र हमेशा करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। ये बहुत ही शानदार टॉपिक है क्योंकि हर एक बच्चा, चाहे वो साइंस का हो, चाहे वो मैथ से पढ़ता हो या चाहे वो बायोलॉजी से या जो भी सब्जेक्ट से पढ़ता हो, लेकिन अगर डीएनए नाम आता है तो जरूर बच्चा जानने की कोशिश करता है। तो आज इस टॉपिक को आप लोग जानने वाले हैं और आप वीडियो को पूरा अंतिम तक देखिएगा क्योंकि आज आपको मैं पढ़ा रहा हूं क्या, डीएनए और आरएनए। तो बहुत ही शानदार टॉपिक है और आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। देखिए, आज आपको यहाँ पे समझ में आ जाने वाला है पूरा कि डीएनए और आरएनए होता क्या है, कहाँ पाया जाता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। बहुत ही रोमांचक ये जो टॉपिक है, बहुत ही रोमांटिक भी है। आज देखिए यहाँ पे क्या है, आपका जो टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड, और न्यूक्लिक एसिड के जो दो पार्ट है वो है डीएनए और आरएनए। ठीक है, तो देखिए अब हम चलते हैं डायरेक्ट अपने टॉपिक पे। और यदि आप मेरे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। देखिए यहाँ पे जो है आपका जो टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है कि आखिर न्यूक्लिक एसिड होता क्या है, ठीक ना, या केंद्रक अम्ल होता क्या है। देखिए, तो यह जो न्यूक्लिक एसिड है यह सभी जीवों में पाया जाता है। ठीक है, ऑल लिविंग बीइंग्स, ठीक है, यानी सभी जीवों में पाया जाता है। और इसमें खूबी क्या है, देखिए यह जो न्यूक्लिक एसिड है यह अम्लीय होता है। ठीक ना, क्या होता है, अम्लीय होता है। यानी कैसे, देखिए यहाँ पे जो आखिर क्यों इसका नाम रखा गया न्यूक्लिक एसिड, यह न्यूक्लियस के अंदर पाया गया। कौन, न्यूक्लिक एसिड, यानी यह न्यूक्लियस के अंदर पाया गया। किसमें पाया गया, न्यूक्लियस के अंदर पाया गया। यह न्यूक्लियस के अंदर पाया गया और न्यूक्लियस के अंदर ही एसिड पाए जाते हैं। न्यूक्लियस के अंदर ही क्या पाए जाते हैं, अम्ल पाए जाते हैं, इसीलिए इसको बोला गया न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और न्यूक्लिक एसिड यहां पे देखिए, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर होता है, यानी बहुलक होता है। न्यूक्लिक एसिड किसका पॉलीमर होता है, तो न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर होता है। ठीक है, अब देखिए यहां पे बात आती है कि आखिर न्यूक्लिक एसिड की खोज किसने की थी। तो देखिए, न्यूक्लिक एसिड को सर्वप्रथम फ्रेडरिक मिस्टर नामक वैज्ञानिक ने पश कोशिकाओं में देखा था। ठीक है, वो भी कब, जब फ्रेडरिक मिस्टर नामक वैज्ञानिक डीएनए को आइसोलेट कर रहे थे, यानी जब डीएनए को पृथक कर रहे थे, अलग अलग कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने पश सेल यानी मवाद कोशिकाओं में देखा था। और मवाद कोशिकाओं में देखा था और उसका नाम क्या रखा था, न्यूक्लिन। उसका नाम न्यूक्लिन रखा था। ठीक है, पश कोशिकाओं में देखा था जरूर, लेकिन उसका नाम क्या रखा था, न्यूक्लिन। और उतना पे ही उन्होंने छोड़ दिया। ठीक है, और न्यूक्लिन को पता लगा कि न्यूक्लिन क्या है, ये न्यूक्लिक एसिड है। लेकिन कब, अल्टमान नामक वैज्ञानिक जब आए तो अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने क्या किया, अल्टमान नामक वैज्ञानिक जो थे उन्होंने क्या किया, इसका नाम क्या रखा, न्यूक्लिक एसिड रखा। किसका नाम, तो न्यूक्लिन को। न्यूक्लिन का नाम न्यूक्लिक एसिड किसने रखा, तो अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने रखा। ठीक है, और सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड को किसने देखा था, तो फ्रेडरिक मिस्टर नामक वैज्ञानिक ने देखा था। ठीक है, और यहाँ पे डीएनए क्या है, तो न्यूक्लियोटाइड्स, यहाँ न्यूक्लियोटाइड्स क्या क्या है, पॉलीमर है। ठीक, फिर हम बात करते हैं, देखिए डीएनए। तो डीएनए क्या है, पहले आप जानेंगे डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। क्या होता है, यहाँ पे देखिए डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड क्या होता है, डीएनए का फुल फॉर्म होता है। ठीक है,
तो डीएनए को सर्वप्रथम किसने देखा था? तो कार्ल बर्गर ने देखा था, ठीक है। बर्गर के नाम से ही इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। फिर यहां पे देखिए डीएनए की खोज किसने की थी? तो डीएनए की खोज जेम्स वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक ने की थी 1953 ईस्वी में, ठीक ना। 1953 ईस्वी में जेम्स वाट और 1953 में जेम्स वाट और क्रिक नामक वैज्ञानिक ने की थी। अब देखिए डीएनए क्या है? तो डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ होता है। डीएनए क्या होता है? एक आनुवंशिक पदार्थ होता है। तो डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ होता है और ये क्या करता है? ये आनुवंशिक लक्षणों को ढोने का काम करता है। क्या करता है? आनुवंशिक लक्षणों को ढोने का काम करता है। देखिए आखिर डीएनए किसमें पाया जाता है? देखिए डीएनए तो सभी जीवों में पाया जाता है, लेकिन आखिर उनमें किसमें पाया जाता है? तो क्रोमोसोम्स में। आपने नाम सुना होगा क्रोमोसोम्स, ठीक है। देखिए क्रोमोसोम्स में पाया जाता है और यह क्रोमोसोम्स मानव में पेयर्स के रूप में 23 जोड़ा पाया जाता है। यह मानव में 23 जोड़ा के रूप में पाया जाता है और संख्या के रूप में कितना होता है? 46, ठीक है, 46। अब देखिए यहां पे जब हम पेयर्स के रूप में लिखेंगे, यानी किसमें? पेयर्स के रूप में लिखेंगे, तो इसको बोला जाता है 2n, जिसको बोला जाता है इंग्लिश में डिप्लॉयड, ठीक। और डिप्लॉयड को क्या बोला जाता है? द्विगुणित, ये द्विगुणित होता है, ठीक ना। और यही जब संख्या के रूप में बात करेंगे तो आखिर संख्या के रूप में क्या इसको बोलते हैं? तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं यन से, स्मॉल यन से, ठीक है। और ये क्या होता है? अगुणित, ठीक है, अगुणित। अब देखिए और क्रोमोसोम्स की खोज किसने किया था? तो वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने क्रोमोसोम्स की खोज किया था। और यहां पे देखिए जब क्रोमोसोम्स, यहाँ पे क्रोमोसोम्स कुंडलित के रूप में रहा, तो फिर यहाँ पे देखिए इसको आया जॉनसन नामक वैज्ञानिक जब आया तो क्या किया? इसको पकड़ के खींचा। अब पकड़ के खींचा तो एक कुंडलित से रचना मिला उसको, और उस कुंडलित रचना को और भी खींचा तो उसमें एक ऐसे स्ट्रक्चर मिला, ठीक है। और ऐसे स्ट्रक्चर मिला तो जो बीच में मिला उसको, उसका नाम उन्होंने क्या रखा? यहाँ पे ऐसे, ठीक है। और बीच बीच में ऐसे उसको रचना, ऐसे स्ट्रक्चर मिले, उसका नाम उन्होंने क्या रखा? जीन, ठीक है, जीन। तो यहाँ पे जीन की खोज किसने किया था? तो जोहानसन ने किया था। किसने किया था? जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने जीन्स की खोज किया था, ठीक है। जीन क्या होता है? यही क्या करता है? आनुवंशिक लक्षणों को यही ढूंढने का काम करता है, ठीक है। देखिए आनुवंशिक लक्षण क्या होते हैं? आनुवंशिक लक्षण क्या होते हैं? यही सूचनाओं को देते हैं, ठीक ना। यानी सूचनाओं का मतलब क्या? ये हमारे अंदर जो डीएनए, यहाँ पे जो आनुवंशिक लक्षण है, तो ये क्या करता है? जब यानी फीमेल के गर्भ में जब बच्चा पलता है, उस दौरान उस सूचना देने का काम करता है कि इसका भी 2 आंख होना चाहिए, इसके भी 2 कान होने चाहिए, इसके ऐसे हेयर स्टाइल होने चाहिए। यानी क्या होता है? इसकी पूरी मतलब बनावट को वही बताता है। आखिर कोई ना कोई बताने वाला होता है, तो यहाँ पे बताने का काम कौन करता है? जीन, ठीक है। और जीन के थ्रू क्या होता है? वो बताता है कि भाई 2 पैर होना चाहिए, 2 हाथ होना चाहिए, ठीक है ना। ये सारी चीजों को कंफर्म करता है। नाक कहाँ पे होना चाहिए, मुंह कहाँ पे होना चाहिए, ठीक ना। अगर ऐसा नहीं होता तो मुंह कहीं और रहता, नाक कहीं और रहता, कान कहीं और रहता, ठीक है। तो देखिए और किसी व्यक्ति को आप लोग देखते हैं होंगे कि क्या होता है? किसी के 6 उंगलियां हो जाते हैं, ठीक है। तो वहां पे किसी के जो मुख होता है वो टेढ़ा हो जाता है। क्यों होता है? यही इसके जो आनुवंशिक यहाँ पे जो लक्षण है वो उसमें क्या आ जाती है? कुछ विभिन्नताएं आ जाती हैं, जो जेनेटिक्स वहां पे कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, इसलिए उनको सूचना नहीं मिल पाता है और क्या हो जाता है? उनके 6 उंगलियां आ जाते हैं हाथ में, ठीक है। तो यहाँ पे रहा, हमने बताया क्या? देखिए फिर डीएनए क्रोमोसोम्स में पाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए डीएनए कहाँ पाया जाता है? क्रोमोसोम्स में। और क्रोमोसोम्स को किसने खोजा था? सर्वप्रथम वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने, ठीक। और यहाँ पे जब इसको खींचा तो पहले डीएनए प्राप्त हुआ। इसको क्या होता है? आप नाम देंगे इसको डीएनए, ठीक, डीएनए। और डीएनए उससे और भी खींचा तो उससे क्या प्राप्त हुआ? यानी जीन्स।
यानी डीएनए, डीएनए किसको कहेंगे, यानी छोटे से खंड जीन को, ठीक है ना। यहाँ पे यही फिर जब जीन्स क्या होगा, कलेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पे फिर एक क्रोमोसोम्स बन जाएगा, ठीक। तो आप क्या कहेंगे, यानी छोटे से खंड, जो डीएनए का जो छोटा खंड होता है उसको क्या कहते हैं, जीन कहते हैं, ठीक है। और यही जीन आपस में मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है, डीएनए। और डीएनए किस में पाया जाता है, क्रोमोसोम्स में पाया जाता है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, अब फिर हम यहाँ पे आते हैं, ठीक। अब डीएनए यानी अब हमने क्या बताया कि न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर्स कौन होते हैं, यानी बहुलक कौन होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक। अब बात आती है कि आखिर न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन है कि अब न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है, तो बताइए। न्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लियोसाइड और फास्फोरिक एसिड या फास्फेट से मिलकर के बना होता है। किससे बना होता है, तो न्यूक्लियोसाइड और फास्फोरिक एसिड या फास्फेट से मिलकर के न्यूक्लियोटाइड्स बना होता है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड्स है दो से बना है। अब यहाँ पे जो न्यूक्लियोसाइड है, यह न्यूक्लियोसाइड फिर दो से बना होता है। अब बात आती है आखिर न्यूक्लियोसाइड क्या है, तो न्यूक्लियोसाइड नाइट्रोजन बेसिस और शुगर से मिलकर के क्या बना होता है, न्यूक्लियोसाइड बना होता है। अब बात आती है आप एक, आखिर नाइट्रोजन बेस क्या होता है और शुगर क्या होता है, ठीक। तो देखिए शुगर यानी जब ये डीएनए में पाया जाएगा तो इसको डीऑक्सीराइबोज शुगर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डीऑक्सीराइबोज शुगर बोलेंगे। यही जब आरएनए में होगा तो इसको राइबोज शुगर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, राइबोज शुगर बोलेंगे, ठीक। किसमें होगा, जब ये आरएनए में होगा तब, जब हम आरएनए की बात करेंगे, ठीक है। यहां पे 5 से लिखा गया यानी 5 कार्बन। जब शुगर में 5 कार्बन पाए जाते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, पेंटोज शुगर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पेंटोज शुगर। जब शुगर में 5 कार्बन पाए जाते हैं तो उसको पेंटोज शुगर बोला जाता है, ठीक। ये रहा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे नाइट्रोजन बेसिस। नाइट्रोजन बेसिस क्या होता है, नाइट्रोजन बेसिस दो, इसमें भी इसके दो प्रकार होते हैं, यानी एक होता है पायरामिडीन और दूसरा होता है प्यूरिन। अब बात आती है कि बताइए पिरामिडीन क्या होता है और प्यूरिन क्या होता है। देखिए तो यहाँ पे पिरामिडीन दो, इसमें पिरामिडीन में दो पाए जाते हैं, एक होता है साइटोसिन और दूसरा का नाम होता है थाइमिन। प्यूरिन में क्या होता है, एडेनिन और ग्वानिन, ठीक है। तो आपको एक चीज बताया हम यहाँ पे कि जो डीएनए होता है, डीएनए इसके मेन जो यहाँ पे पार्टिकल्स होते हैं वो कौन कौन होते हैं, तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, ठीक है। यानी जो डीएनए के जो बेस होते हैं कौन कौन होते हैं, तो डीएनए के जो बेस होते हैं उनको बोलेंगे आप एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, एजीसीटी। क्या होता है, एजीसीटी, ठीक है। अब देखिए एजीसीटी यहाँ पे, यानी आप इसको लिख सकते हैं क्या, ए और इसको लिख सकते हैं जी, ठीक। और इसको लिखेंगे कैपिटल सी और इसको लिखेंगे कैपिटल टी, ठीक है। देखिए डीएनए में कौन से 4 पाए जाते हैं, तो यही 4 पाए जाते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, ठीक। जिसमें जो पिरामिडीन होगा, पिरामिडीन में क्या पाया जाएगा, सीटी पाया जाएगा, और प्यूरिन में क्या पाया जाएगा, एजी पाया जाएगा, ठीक है। अब देखिए जब अब इनकी बात करते हैं ये कैसे जुड़े होते हैं, आप यहाँ पे आइए, इसके स्ट्रक्चर को देखिए ध्यान से, ठीक है। यहाँ देखिए ये क्या होता है, यहाँ पे हमने यहाँ पे दिखाया है 3' to 5' और 5' to 3'। डीएनए कैसा होता है, तो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, यानी डीएनए कुंडलित स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, यानी इसके 2 लाइनिंग होती है, देख रहे हैं ना आप लोग, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले तो इसको जानिए क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड्स, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक। और यहाँ पे जुड़ा हुआ है इसको बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, तो इसको क्रोमैटिन बोलते हैं, क्रोमैटिन, ठीक है, क्रोमैटिन इसको बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या, न्यूक्लियोटाइड्स के सभी खंड हैं, इसीलिए बोला जाता है क्या कि न्यूक्लिक एसिड किसका पॉलीमर होता है, न्यूक्लियोटाइड्स का। अब यहाँ पे देखिए ये जो जुड़ा होता है किससे जुड़ा होता है,
तो टी से जुड़ा होता है। सी जो जी होता है वो किससे जुड़ा होता है, सी से जुड़ा होता है। फिर यहाँ पे ये किससे जुड़ा होता है, टी से। फिर यहाँ पे जी किससे जुड़ा होता है, सी से। फिर ये किससे जुड़ा होता है, टी से। फिर यहाँ पे जी किससे जुड़ा होता है, सी से। फिर ये टी, फिर यहाँ पे जी, फिर सी, फिर यहाँ पे ए टी और फिर यहाँ पे जी सी। इस प्रकार से क्या होते हैं, ये जुड़े रहते हैं। अब बात आती है कि आखिर ये किसके द्वारा जुड़े होते हैं, तो उसको बोला जाता है नाम क्या, जुड़ने वाला हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। देखिए कैसे, यहां पे ये जुड़ा होता है, ये जो जुड़ा होता है किससे, टी से। यानी एडेनिन किससे जुड़ा होता है, थायमिन से। और इसके बीच में जो बॉन्ड पाया जाता है वो डबल बॉन्ड पाया जाता है। कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, डबल बॉन्ड। और यहाँ पे इस बॉन्ड का क्या नाम है, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक। और यहाँ पे जो जी जुड़ा होता है ये ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है, यानी गुआनिन जुड़ा होता है साइटोसिन से। और ये भी कितने बॉन्ड से जुड़ा होता है, 3 बॉन्ड से, ठीक है। और इन बॉन्ड का क्या नाम है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो देखिए, यानी ए को कौन जुड़ा रहता है, ए किससे जुड़ा रहता है, टी से। और कौन सा बॉन्ड जुड़ा रहता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। जी किससे जुड़ा रहता है, सी से, यानी गुआनिन साइटोसिन से जुड़ा रहता है। और ये भी कितने बॉन्ड से जुड़ा रहता है, तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा रहता है, ठीक है। तो देखिए बेसिकली जो इसके बेस है वो क्या है, यहाँ पे एटी यानी एजी सी टी। और एजी किस में पाया जाता है, तो प्यूरिन में पाया जाता है। और टीसी किस में पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है, पैराडिमिन में पिरामिडिन में पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे आरएनए और डीएनए में अंतर क्या होता है, ये जो सी है ना, सी को जब हटा करके हम सिर्फ क्या लिख देंगे, यू लिख देंगे, यानी यूरासिल लिख देंगे या यूरिन लिख देंगे, तो वो हो जाएगा आरएनए, ठीक। यानी क्या करना है, सिर्फ कि सी को हटाइए और यहाँ पे यू को जोड़ दीजिए, वो बन जाएगा आरएनए, ठीक ना। और भी देखिए, अब बात आती है कि जो डीएनए है कहाँ कहाँ पाया जाता है, ठीक। डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो डीएनए पाया जाता है, देखिए डीएनए मुख्यतः न्यूक्लियस में ही पाया जाता है। डीएनए कहाँ पाया जाता है, जो डीएनए है ये मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, तो न्यूक्लियस में ही पाया जाता है। यहाँ न्यूक्लियस में ही पाया जाता है, ठीक है। लेकिन ये तो मुख्यतः और भी पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, देखिए डीएनए मुख्यतः न्यूक्लियस में पाया जाता है। और इस न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या पाया जाता है, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, राइबोसोम भी होता है, ईआर होता है, लाइसोसोम होता है, तो बहुत से सेल भी पाए जाते हैं, ठीक। तो देखिए यहाँ पे ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है, ठीक है। फिर तो आप क्या जाने कि डीएनए कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है। इसके अलावा कहाँ पाया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। फिर इसके अलावा भी एक जगह पाया जाता है, वो कहाँ पाया जाता है, तो पेड़ पौधों में पाया जाता है, वो भी क्लोरोप्लास्ट में। पेड़ पौधों में पाया जाता है, किसमें, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, ठीक है। ये क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। तो डीएनए 3 में पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है मुख्यतः, यानी सबसे ज्यादा पाया जाता है न्यूक्लियस में। फिर उसके बाद किस में पाया जाता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। और फिर ये किस में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, ठीक है। फिर देखिए, तो ये रहा। अब हम बात करते हैं यहां पे, आइए इसके स्ट्रक्चर में देखते हैं कि यहां पे आपने जाना कि ये किससे जुड़ा है, टी से जुड़ा है, ठीक। और यहां पे आपने जाना क्या, कि जो जी जुड़ा है वो सी से जुड़ा है। और आप ये भी जान गए कि क्या है, जो ए जुड़ा है ये डबल बॉन्ड से जुड़ा है, ये जो टी से जुड़ा है डबल बॉन्ड से जुड़ा है, और इसी को नाम देते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्ड। जी जुड़ा है ट्रिपल बॉन्ड से, इसको बोलते हैं, यानी सी से जुड़ा है तो क्या बोलेंगे इसको, यानी कि जी यानी साइट जो गुआनिन है वो साइटोसिन से जुड़ा है ट्रिपल बॉन्ड से, और उसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक। इसके खंड को न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं। और जहां जहां ये जुड़े रहता है उसको बोलते हैं क्रोमैटिन। क्रोमैटिन फाइबर्स इसको बोला जाता है, क्या बोलता है, क्रोमैटिन फाइबर्स बोला जाता है, क्रोमैटिन, ठीक। डीएनए क्या होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, यानी कुंडली रचना होता है, ठीक। और यहां पे देखिए इसमें छोर जो होते हैं 3' से 5' और 5' से 3', ठीक ना। फिर
यहाँ पे देखिए जो डीएनए के एक जो न्यूक्लियोटाइड्स होता है उसके बीच की उसकी जो लंबाई होती है यानी उस खंड का वो कितना होता है, तो 34 एंगस्ट्राम होता है। कितना होता है, 34 एंगस्ट्राम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैंने बताया क्या कि डीएनए यानी डीएनए के बारे में यहाँ पे मैंने आपको टोटली बताया। एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, आपसे क्वेश्चन हो यहाँ पे पूछा जा सकता है कि बताइए कि डीएनए में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो बताइए आप क्या फास्फेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, फास्फेट पाया जाता है और उसी को बोला जाता है फास्फोरिक एसिड। और इसका फार्मूला क्या होता है, H3PO4 H3PO4। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं आपको बताता हूं कि डीएनए, यहाँ पे डीएनए हुआ, फिर मैं आपको बताता हूं आरएनए क्या होता है। तो अभी हमने जाना डीएनए क्या होता है, डीएनए के बारे में हमने। ठीक है, अब हम न्यूक्लिक एसिड के पहले पार्ट को डीएनए को हमने जान लिया। अब हमको जानना है यहाँ पे आरएनए क्या होता है। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम हम आरएनए को जानेंगे तो ये पहले इसका हम फुल फॉर्म जानेंगे। क्या, तो आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक, अब देखिए आरएनए पाया किस में जाता है, तो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है यानी कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। ठीक है, और ये देखिए ये क्या होता है, सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है यानी आरएनए जो डीएनए का हमने स्ट्रक्चर बनाया था उससे बिल्कुल अलग होता है। डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, लेकिन यहाँ पे आरएनए क्या होता है, सिंगल क्वाइल स्ट्रक्चर होता है यानी सिंगल यानी ये क्या होता है, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आरएनए बिल्कुल ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं क्या, सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर। फिर देखिए आरएनए में शुगर पाया जाता है, तो कौन सा पाया जाता है, राइबोज शुगर पाया जाता है। ठीक है, फिर आरएनए करता क्या है, तो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन यानी प्रोटीन का निर्माण करता है। क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। आरएनए में कौन से बेस होते हैं, तो कौन कौन से होता है, तो AGTU यानी क्या होता है, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और यूरासिल या यूरिन। ठीक है, सॉरी यूरासिल होता है। अब देखिए यहाँ पे अब बात करेंगे कि इसमें जो ये क्या होता है, इसमें जो आरएनए हो गया, तो आरएनए अब कितने प्रकार का होता है, तो आरएनए 3 प्रकार का होता है। कौन कौन, mRNA, tRNA और rRNA। ठीक ना, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरएनए कितने प्रकार का होता है, तो आरएनए 3 प्रकार का होता है। क्या होता है, पहला mRNA, दूसरा होता है tRNA और तीसरा होता है rRNA। देखिए जो इसका पहला अक्षर होता है हमेशा स्मॉल लेटर में ही लिखा जाता है। जैसे आप देखिए हमने स्मॉल m लिखा है, स्मॉल, ठीक है, फिर हमने आरएनए लिखा है, फिर आप देखिए स्मॉल टी लिखा है, फिर आरएनए लिखा है, फिर यहाँ पे स्मॉल आर लिखा है और यहाँ पे आरएनए लिखा है। ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे जो mRNA होता है इसका फुल फॉर्म होता है मैसेंजर आरएनए। टी यानी इसको क्या बोला जाता है, ट्रांसफर आरएनए। आर यानी क्या होता है, राइबोसोमल आरएनए बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है, और देखिए अब यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस के लिए कितने यहाँ पे एमिनो एसिड की जरूरत है हमें। देखिए प्रोटीन सिंथेसिस के लिए यानी प्रोटीन निर्माण के लिए 20 एमिनो एसिड हमें क्या होता है, आवश्यक होता है। 20 एमिनो एसिड में से जो 10 होता है वो ऑलरेडी हमारे शरीर में पाया जाता है और वो किससे प्राप्त हुआ रहता है, तो माता पिता से प्राप्त हुआ रहता है। कैसे, वो डीएनए के थ्रू क्या होता है, जेनेटिक कैरेक्टर की वजह से, यानी वो क्या होता है जो एक आनुवंशिक पदार्थ होता है और वो क्या करता है, वो हम जो जेनेटिक्स कैरेक्टर होते हैं उनको ढोने का काम करता है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक। यानी क्या करता है, यानी वो पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में स्थानांतरण करने का यानी ट्रांसफर करने का काम करता है। कौन करता है, तो डीएनए करता है। ठीक है, तो वहां पे वो 10 बच्चों में ऑलरेडी कहां से आ गए रहते हैं, पेरेंट्स से। बात आती है 10, देखिए जो हमारे शरीर में ऑलरेडी जो 10 एमिनो एसिड पाए जाते हैं वो उनको क्या बोला जाता है, नॉन इसेंशियल यानी अनावश्यक एमिनो अम्ल।
क्या बोला जाता है, अनावश्यक एमिनो अम्ल या नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड। 20 प्रकार के एमिनो एसिड पाए जाते हैं, जिसमें से 10 एमिनो एसिड ऑलरेडी हमारे शरीर में पाए जाते हैं, इनको बोला जाता है नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड। बात आती है 10, यही 10 जो हम वातावरण से प्राप्त करते हैं, जो खाते पीते हैं उससे प्राप्त करते हैं, तो उसको बोला जाता है आवश्यक एमिनो एसिड या इसेंशियल एमिनो एसिड बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, यहां पे देखिए 20 एमिनो एसिड पाए जाते हैं, 20 एमिनो एसिड आर फाउंड इनसाइड द आवर बॉडी। ठीक है, अब यहां पे जो 10 एमिनो एसिड होगा उसको बोलते हैं, जो 10 एमिनो एसिड होता है इसको बोला जाता है, जो ऑलरेडी हमारे शरीर में होता है उसको बोलते हैं क्या, नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड, नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड। ठीक, फिर जो 10 हम वातावरण से प्राप्त करते हैं, खाते पीते हैं उससे प्राप्त करते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, यहाँ पे जो 10 होता है उसको बोला जाता है इसेंशियल एमिनो एसिड, इसेंशियल एमिनो एसिड। ठीक है, ये रहा। अब देखिए यही अमीनो एसिड मिलकर के क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं, प्रोटीन निर्माण का काम करते हैं। ठीक, अब देखिए अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमने बताया कि जो इसमें बेस पाए जाते हैं वो 4 पाए जाते हैं, एडेनिन, गावानिन, साइटोसिन और यहाँ पे यूरासिन। ठीक है, अब यहाँ पे किसके जगह पे, साइटोसिन के जगह पे यहाँ पे यहाँ क्या पाया जा रहा है, यूरासिन पाया जा रहा है। अभी हम बात करते हैं आरएनए कितने प्रकार के होते हैं, आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए और आरएनए। एमआरएनए का काम क्या है, मैसेंजर आरएनए, यानी क्या करना, सूचनाओं को देना, और क्या करना, ये अमीनो एसिड को ये अमीनो एसिड क्या करता है, पहचानता है और उसको व्यवस्थित करने का काम करता है कौन, एमआरएनए। टीआरएनए काम का क्या करता है, देखिए ट्रांसफर करने का काम करता है, यानी परिवहन करने का काम करता है, वहां से लेकर के ले जाके आरएनए को देने का काम करता है। फिर जो आरएनए होता है वो क्या करता है, देखिए राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस, यानी राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। ध्यान से देखिए, जब एमिनो एसिड आता है उस दौरान ये मैसेंजर आरएनए एकदम नजर गड़ाए बैठा रहता है। ठीक उस प्रकार जैसे एक जो बकुला होता है वह मछली को खाने के लिए तालाब के किनारे बैठा रहता है, पूरी नजरों को जमाए हुए उस मछली के ऊपर, ठीक उसी प्रकार ये जो एमआरएनए होता है ये भी क्या करता है, एमिनो एसिड को देखने के लिए एकदम पूरी नजरें गड़ाए रहता है, एकदम अपना ध्यान केंद्रित किए रहता है, और उस दौरान जैसे ही एमिनो एसिड आता है उस एमिनो एसिड को क्या करता है, पकड़ता है, और पकड़ करके किसको दे देता है, तुरंत टीआरएनए को दे देता है। ठीक है, और ये क्या करता है, पहचानता भी है, तो कहता है अरे भाई दिक्कत नहीं है, ये क्या कहता है कि ये 10 को तो हमारे शरीर में ऑलरेडी है, और उसके बाद क्या कहता है जो 10 को आ रहा है इनको हमें फोकस करना है, जैसे ही आता है एमआरएनए तुरंत क्या करता है, इनको टीआरएनए को दे देता है। ठीक है, और यहाँ पे फिर नजर जमाए रहता है, ये यहाँ से हिलता नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर ये हिल गया तो समझिए वो खाना जो खाया तो उसमें जो एमिनो एसिड आ रहता है, अगर दूसरे के चक्कर में पड़ा तब तक उधर से वो और जो क्या होंगे, एमिनो एसिड होंगे वो उधर चले जाएंगे। तो इसीलिए जो एमआरएनए होता है ये अपने स्थान से बिल्कुल नहीं हिलता है। ठीक है, एक जगह पूरा स्थिर रहता है, और वह एमिनो एसिड आता है और तुरंत क्या करता है, वहां पे धोने का काम कौन करता है, तो टीआरएनए। वो जैसे ही एमिनो एसिड आता है एमआरएनए के पास तुरंत टीआरएनए को बुलाता है, कहता है ले जाओ, ठीक है ना, अब उसको दे देता है, टीआरएनए लेकर के जाता है तो क्या करता है, टीआरएनए परिवहन का काम करता है, टीआरएनए तुरंत उसको ले जाकर के किसको दे देता है, आरएनए को दे देता है, और आरएनए क्या करता है, उससे उस एमिनो एसिड से क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण कर देता है। इसे क्या करता है, यानी प्रोटीन का, यहाँ पे ये प्रोटीन का निर्माण कर देता है। ठीक है, यह प्रोटीन का निर्माण कर देता है। ठीक, यानी सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन।
ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये ना, अब हम इसके प्रोसेस को समझते हैं। देखिए कैसे बनता है, तो यहां पे देखिए, अब यहां पे हम देखते हैं इसके पूरे प्रोसेस को। आप यहां देख रहे हैं डीएनए, ठीक ना। तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अब देखिए डीएनए के पास एक कैपेसिटी पाई जाती है कि डीएनए अपने ही जैसे नए डीएनए का निर्माण कर सकता है, ठीक है। तो जब डीएनए क्या करे, सेम अपने ही जैसे टू कॉपी, जैसे ठीक उस प्रकार जिस प्रकार आप जाते हैं प्रिंटर मशीन के पास अपने आधार कार्ड को लेकर के और वहां पे प्रिंट करके दे देता है, यानी सेम उसी का टू कॉपी, तो उसी को क्या बोलते हैं हम यहाँ पे कि सेम टू कॉपी, ठीक ना, क्या बोलते हैं कि वो एकदम उसी के जैसे है। तो उसी प्रकार डीएनए भी क्या करता है, सेम अपने जैसे दूसरा जब डीएनए का निर्माण कर लेता है तो उस क्रिया को बोला जाता है रिप्लिकेशन। यानी जब डीएनए अपने ही जैसे डीएनए का निर्माण कर ले तो उसको क्या बोला जाता है, रिप्लिकेशन बोला जाता है। ठीक, अब देखिए जब डीएनए से आरएनए का निर्माण होगा, जब डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है तो उसको बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ट्रांसक्रिप्शन। किसको बोलेंगे, तो जब डीएनए से आरएनए का निर्माण हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, तो ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पे रिवर्सल प्रोसेस दिखाया गया, यानी फिर क्या हो सकता है, आरएनए से फिर डीएनए का निर्माण हो सकता है। तो जब देखिए जब आरएनए से डीएनए बनता है तो उसको बोला जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोला जाता है इस प्रक्रिया को, यानी वह प्रक्रिया जिसमें आरएनए से डीएनए का निर्माण होता हो उसको बोला जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या समझा आपने कि यहां पे आरएनए से जब निर्माण होगा डीएनए का तो उसको बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब देखिए अब यहां से जब आरएनए फिर क्या करता है, आरएनए प्रोटीन का निर्माण करता है, तो आरएनए से प्रोटीन का निर्माण को क्या बोलेंगे हम, ट्रांसलोकेशन बोलेंगे। ट्रांसलोकेशन कब बोलेंगे, जब आरएनए से प्रोटीन का निर्माण हो तो उसको ट्रांसलोकेशन बोलेंगे। अब देखिए ये प्रोसेस फिर दोबारा इधर ऐसे नहीं हो सकता है कि प्रोटीन से आरएनए का निर्माण हो जाए, इसीलिए यहाँ पे हमने इस एरो का प्रयोग यहाँ पे नहीं किया है, यहाँ पे सिंगल एरो का ही हमने प्रयोग किया है। क्यों, क्योंकि आरएनए से सिर्फ प्रोटीन बनाया जा सकता है लेकिन प्रोटीन से आरएनए फिर नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, तो फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक बार फिर मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं। देखिए जब डीएनए अपने ही जैसे डीएनए का निर्माण कर ले तो उस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, रेप्लिकेशन। जब डीएनए से आरएनए का निर्माण हो तो उस क्रिया को क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन। जब आरएनए से डीएनए का निर्माण हो तो उस क्रिया को क्या बोलेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। जब आरएनए से प्रोटीन का निर्माण हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसलोकेशन। ठीक है, तो इस प्रकार से रहा आपका आरएनए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो यहां पे आज मैंने आपको क्या बताया, डीएनए और आरएनए, और उसका जो ऊपर वाला पार्ट तक सबसे वो क्या था, मेन न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड के दो पार्ट, आरएनए और डीएनए, इसको मैंने आज इस वीडियो में आपको बता दिया। ठीक है, तो देखिए अगर वीडियो आपको इसमें कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आता है तो आप बार बार वीडियो को रुक रुक के देखिए, आपको एक एक टॉपिक बहुत अच्छे से कंफर्म हो जाएगा कि क्या होता है डीएनए, क्या होता है आरएनए, आखिर प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है। एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए जो प्रोटीन बनता है आखिर ये प्रोटीन क्या होता है। ठीक है, देखिए प्रोटीन हमारे शरीर में क्या काम करता है, तो प्रोटीन देखिए, प्रोटीन जो है वो हम भोजन करते हैं उससे हमको प्रोटीन प्राप्त होता है। ठीक ना, प्रोटीन अंडे में भी पाया जाता है। ठीक है, बहुत सारी चीजों में पाया जाता है, आप जो खाने के स्रोत है, जिसको आप जितने भी खाते हैं आप उन चीजों को क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं। अब यहाँ पे जो प्रोटीन है, तो प्रोटीन हमारे शरीर में जो भी टूटी फूटी कोशिकाएं होती हैं उनकी मरम्मत में मदद करता है। कौन, प्रोटीन। हमारे शरीर में जितने अधिक मात्रा में प्रोटीन बनेगा उतने ही फास्ट हमारे जो सेल होंगे डिवीजन करेंगे, और डिवीजन करेंगे तो जहां भी हमारे शरीर में कटा पिटा रहेगा वो जाकर के जल्दी उसका मरम्मत कर देगा। यानी ज्यादा से ज्यादा सेल को क्या करेगा, बनाएगा, ज्यादा से ज्यादा सेल डिवीजन करेंगे और जल्दी से ही जल्दी हमारा क्या हो जाएगा, जो घाव होगा वो क्या हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि प्रोटीन क्या होता है, उसके अच्छे से उसके पूरे बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ बस इतना ही
तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यदि आप मेरे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे कि मेरा जो भी नेक्स्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।